एडम एक शांत स्वभाव का इंसान बड़े प्यार से मधुमक्खी के बक्सों की जांच कर रहा है। सालों के अनुभव की वजह से उसके हाथों में गजब की सफाई है। मधुमक्खियां ही उसका इकलौता परिवार है। ये जिंदगी उसके लिए खुद को बदलने और पुराने घावों को भरने का एक जरिया है। वो शहद की मिठास से अपने अतीत के खून और बारूद की गंध को मिटाने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनापन सिर्फ अपनी मकान मालकिन से मिलता है, जो एक रिटायर्ड टीचर है। वह कभी एडम के अतीत के बारे में नहीं पूछती, बस कभी कभी उसे रात के खाने पर बुला लेती है। इससे एडम को एक घर जैसा एहसास होता है। ये निस्वार्थ प्यार ही उसे आम दुनिया से जोड़ने वाली आखिरी और सबसे कमजोर कड़ी थी। लेकिन आज वो कड़ी टूट गई, और वो भी बिना किसी शोर के। एक वायरस की वजह से सामने आया। बॉस, कुछ मिला क्या? हाँ, मुझे एक शिकार मिल गया है। जो मुझे चाहिए वो मेरे कानों में बताओ, और ये बकवास चीज हटाओ यहाँ से। अमेरिकन डेटा ग्रुप। गुड मॉर्निंग, मैं पॉल हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नमस्ते पॉल, मुझे अभी एक मैसेज मिला है कि मेरे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। फिक्र मत कीजिए, ये मैसेज अमेरिकन डेटा ग्रुप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से आया है। ये उसी का हिस्सा है जो आपने अपने कंप्यूटर में डाल रखा है। वो बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी और उन्हें इन एंटीवायरस की बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने महिला से एक फाइल डाउनलोड करवाई और कहा कि वे दूर से ही कंप्यूटर ठीक कर देंगे। महिला मान गई और उनकी बताई वेबसाइट खोल दी। सामने वाले ने फौरन देख लिया कि महिला के पास बैंक में $2 लाख है, उनकी पूरी जमा पूंजी और पेंशन, और एक चैरिटी फंड भी था जिसमें करीब $5 लाख थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीबोगरीब पेज खुलने लगे। जालसाज ने कहा कि ये सामान्य है और कीबोर्ड को बिल्कुल न छुएं। परेशानी के लिए उसने फीस वापस करने का बहाना बनाया। महिला ने जैसे ही चैरिटी फंड का अकाउंट खोला तो सच में वहाँ कुछ पैसे बढ़ गए थे, लेकिन हिसाब गलत था। वो $10,000 ज्यादा थे। उस आदमी ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि गलती से 2 जीरो ज्यादा लग गए। उसने बड़े लाचार बनकर पूछा कि क्या वो पैसे वापस कर सकती है? महिला राजी हो गई, लेकिन पैसे भेजने के लिए एक और पासवर्ड चाहिए था। यही असली जाल था। ये पासवर्ड उनके सभी खातों का मुख्य पासवर्ड था। इसे पाते ही सारे पैसे चोरी हो जाते। पासवर्ड डालने से पहले महिला थोड़ी हिचकिचाई। उन्होंने सोचा कि बैंक फोन कर ले, पर वो आदमी अपनी मजबूरी की झूठी कहानियां सुनाता रहा। महिला ने आखिर पासवर्ड डाल दिया और एंटर दबा दिया। एक सोची समझी साजिश के तहत महिला की पूरी जिंदगी की कमाई और बच्चों के चैरिटी फंड के पैसे मिनटों में गायब हो गए। जैसे ही बैलेंस जीरो हुआ, एक मासूम इंसान का भरोसा भी टूट गया। वह न खुद से और न ही उन बच्चों से नजरें मिला सकती थी। और फिर गोली चलने की आवाज आई। एडम शहद की नई बोतल लेकर पहुंचा, क्योंकि साथ खाने का वादा था, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, अलार्म बंद किया और सावधानी से एक चाकू उठा लिया। बेडरूम में जाने पर उसे जमीन पर एक पिस्तौल और खाली कारतूस मिला, और सामने महिला की लाश। न कोई चीख, न आंसू, बस एक लंबी खामोश नजर। ये खामोश गुस्सा किसी भी शोर से ज्यादा ताकतवर था। एक औरत ने पीछे से उस पर बंदूक तानी और उसे घुटनों के बल बैठने को कहा। वह महिला की बेटी वेरोना थी, जो अभी घर लौटी थी। अपनी माँ के घर में एक अनजान मर्द को देखकर उसे शक हुआ। वेरोना खुद एक एजेंट थी और वो एडम को फौरन जेल भेजना चाहती थी। एडम ने समझाने की कोशिश की, पर उसने नहीं सुनी। एडम को थाने ले जाया गया, जहाँ वेरोना को माँ के कंप्यूटर से असलियत पता चली। एडम को छोड़ दिया गया क्योंकि बंदूक पर उसके निशान नहीं थे। वेरोना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह एडम से माफी मांगने पहुंची। एडम को तब पता चला कि महिला ने धोखाधड़ी की वजह से जान दी है। वेरोना जानती थी कि ये गैंग बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है। वेरोना के पास कानून की ताकत थी और सच को सामने लाने का जज्बा भी, लेकिन वो उन ठगों को पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वे इंटरनेट के अंधेरों में छिपे थे। कानून उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। एडम चुपचाप सब सुनता रहा और फिर वो शहद की बोतल लेकर वहाँ से चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर उसने एक गुप्त सैटेलाइट फोन निकाला। ये इशारा था कि उसकी शांति वाली जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ ऑपरेटर की आवाज आई। मुझे लगा तुम रिटायर हो चुके हो। एडम ने कहा, मैं रिटायर ही हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? बस एक नाम और एक पता। क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। साइलेंस, साइलेंस। आधे घंटे के अंदर उसे ठगों का पूरा नेटवर्क और पास का एक पता मिल गया। ये रफ्तार डराने वाली थी। एडम अपनी पुरानी फोर्ड गाड़ी में पेट्रोल के 2 डिब्बे लेकर उस ऊंची इमारत की तरफ निकल पड़ा। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा कि वो पागल है। उन्होंने उसे वहाँ से जाने को कहा और धमकी दी कि अगर वो 3 तक गिनने पर नहीं गया तो बुरा होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, एडम ने 5 सेकंड में सब कुछ चित कर दिया। वो पेट्रोल लेकर अंदर चला गया। हॉल में सैकड़ों ठग काम कर रहे थे। एडम ने कोई चिल्ला चोट नहीं की, बस उनसे एक शपथ दोहराने को कहा। जब वे लोग हंसने लगे तो उसने सबक सिखाने का सबसे खौफनाक रास्ता चुना। उसने पास खड़े एक शख्स को खत्म कर दिया ताकि बाकी सब डर जाएं। सबकी हंसी गायब हो गई और अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बात न माने। उसने सबको घुटनों पर बिठा दिया और कहा कि ये जगह अब जलने वाली है। उसने मेजों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। सब जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। तभी मैनेजर अपने गार्ड्स के साथ अंदर आया। मैनेजर को नहीं पता था कि उसका पाला किससे पड़ा है। यहाँ हर घंटे लाखों डॉलर की कमाई होती थी और वो इसे खोना नहीं चाहता था। उसने गार्ड्स को हमला करने को कहा, पर एडम ने कीबोर्ड और माउस को ही हथियार बना लिया और सबको ढेर कर दिया। मैनेजर कांप रहा था। एडम ने उसे नहीं मारा, बस पेट्रोल के डिब्बे पर बम फिट कर दिया। जैसे ही अगला ठगी का फोन आएगा, ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। वो चाहता था कि मैनेजर ये सब देखे। मैनेजर बदहवास होकर बाहर भागा और पूरी इमारत धमाके के साथ तबाह हो गई। मैनेजर समझ गया कि मामला गंभीर है और उसने अपने बॉस को फोन लगाया। कंपनी का हेड ऑफिस बोस्टन में था, जिसका बॉस डेरेक नाम का एक अमीर लड़का था। करोड़ों का कॉल सेंटर जलकर खाक हो गया। ड्रेक के होश उड़ गए। उसने फौरन मैनेजर को क्लाउड सर्वर का एक्सेस दे दिया ताकि वो ट्रांजैक्शन चेक कर सके। उस आदमी को ढूंढकर खत्म करना था। लेक अपने फार्म हाउस वापस आ गया और मधुमक्खियां पालने लगा। उधर मैनेजर अपने गुंडों को लेकर फार्म पर आ धमका। उसे पता चल गया कि बिल्डिंग उड़ाने वाला लेक ही है। वो बदला लेने को बेताब था। लेक ने उसका धंधा चौपट किया था, तो अब वो लेक की मधुमक्खियों को मिटा देगा। लेक के हटते ही गुंडों ने अपनी रेमिंगटन शॉटगन तानी और बक्सों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेक की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेक जानता था कि वो आएंगे। वो खामोशी से गोदाम में गया, मशीन चालू की और पूरी तैयारी कर ली। मैनेजर को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मौत सिर पर खड़ी है। वे हथियारों के साथ गोदाम में घुस गए। उन्हें लगा कि लेक अब
शिकार बन चुका है। एक गुंडा उसे ढूंढ रहा था, तभी लेक उसके पीछे यमराज बनकर आ गया। मुंह दबाकर उसे अंधेरे में ले गया और जंजीर से गला घोंट दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी। दूसरे को उसी की शॉटगन से ऐसा मारा कि उसके सारे दांत टूटकर बिखर गए। तीसरे के सीने में बंदूक की बैरल उतार दी। अब बस मैनेजर बचा था। वो डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। मैनेजर की हालत खराब थी, सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। तभी लेक उसके पीछे अधमका, उसका हाथ पकड़कर आरा मशीन की तरफ धकेल दिया। 2 उंगलियां कट गई और वो दर्द से चीख पड़ा। लेक ने उसे उठाकर गाड़ी में पटक दिया। उसने उसे जान से नहीं मारा, बस अपना बैग उठाया और चल पड़ा। उसने मैनेजर को जिंदा इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे दया आ गई थी, बल्कि एक खास अंजाम तक पहुंचाने के लिए। मैनेजर गाड़ी भगाकर पुल पर पहुंचा और घबराते हुए ड्रेक को फोन लगाया। ड्रेक को लगा काम हो गया, लेकिन यहाँ 3 लोग मारे गए और मैनेजर की 2 उंगलियां गायब थी। ड्रेक को समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली मधुमक्खी पालने वाला इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। तभी लेक अचानक वहाँ आ गया। उसने मैनेजर को खींचकर बाहर निकाला और गाड़ी से बांध दिया। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। लेक ने आखिरी बार अपने पुराने कपड़ों को छुआ। वो समझ गया था कि अब उस शांत जिंदगी में लौटना नामुमकिन है। उसने गाड़ी स्टार्ट की। ये दुश्मन के लिए एक तरह का हाईवे अंतिम संस्कार था, बेहद बेरहम और बिल्कुल अलग अंदाज में। उधर फोन कि दूसरी तरफ ड्रेक था, स्कैम के पैसों पर पलने वाला एक बिगड़ल रईसजादा। उसने पहली बार मौत की आहट सुनी थी। वो घबरा गया और अपनी माँ के उस आदमी को बुलाया जिसे उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। वो था पूर्व CIA चीफ वेस्टन। इस बूढ़े को ड्रेक की माँ ने बेटे पर नजर रखने के लिए बुलाया था। वेस्टन पुराना खिलाड़ी है, लेकिन बी कीपर का नाम सुनते ही उसका सिर चकरा गया। वैसे तो ड्रेक की गलतियों को वो संभाल लेता था, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर था। उसे लग रहा था कि ड्रेक का बचना मुश्किल है। इस बार वो भी लाचार था क्योंकि उसे भी डर लग रहा था। ड्रेक हैरान था कि ये बी कीपर आखिर किस खेत की मूली है, लेकिन वो वेस्टन को पीछे नहीं हटने देने वाला था। जल्द ही वेस्टन के पास ड्रेक की माँ का फोन आ गया। उसकी माँ की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसकी एक बात पर वेस्टन बेटे को बचाने के लिए तैयार हो गया। वेस्टन ने फौरन करंट डायरेक्टर को फोन लगाया। डायरेक्टर उसी का बनाया हुआ बंदा था, इसलिए उसकी बात सुनता था। पर बी कीपर का नाम सुनते ही डायरेक्टर के पसीने छूट गए। फिर भी वो मदद को तैयार हो गया। थोड़ी देर में डायरेक्टर ने खबर दी कि ड्रेक ने एक रिटायर्ड बी कीपर से पंगा लिया है, लेकिन एक अच्छी खबर थी, मौजूदा बी कीपर मामले को संभालने के लिए तैयार है। वेस्टन ने राहत की सांस ली। उधर लेक बोस्टन के रास्ते में था। वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। उसके हाथ में वो शहद की बोतल थी जो उसे उस बुजुर्ग महिला को देनी थी। वो पुरानी यादों में खोया था कि तभी एक नीले रंग की पिकअप ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी से एक चश्मे वाली लड़की उतरी और लेक की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसकी बंदूक मॉडिफाइड थी, ड्रम मैगजीन और रेड डॉट साइट के साथ, क्योंकि वही थी मौजूदा बी कीपर। तभी वहाँ पुलिस आ गई, लेकिन उस लड़की ने पुलिस की गाड़ी को भी गोलियों से छलनी कर दिया। साइलेंस। लेक सामने आया। पुराने और नए बी कीपर की आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन वो लड़की लेक के सामने टिक नहीं पाई। लेक ने एक लात मारकर उसे गिरा दिया। उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, मगर लेक फिर गायब हो गया। वो लड़की गुस्से से पागल हो गई। उसने ट्रक के पीछे से कपड़ा हटाया और वहाँ रखी एक भारी मशीन गन निकाल ली। वो एक गैटलिंग गन थी जो मिनटों में हजारों गोलियां बरसा सकती थी। उसने पूरे पेट्रोल पंप पर कहर बरपा दिया ताकि लेक को मार सके, लेकिन लेक ने गाड़ी से शहद की बोतल उठाई और उस लड़की के सिर पर दे मारी। उसका सिर चकरा गया। फिर लेक ने लाइटर जलाया और ट्रक पर फेंक दिया। देखते ही देखते आग ने उस लड़की को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। वो जिंदा जल गई। जाने से पहले लेक ने उसकी एक उंगली काट ली क्योंकि वो काम आने वाली थी। फिर वो पास खड़ी एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। वो जहाँ भी जाता तबाही मचा देता था। उधर वेस्टन को डायरेक्टर का फोन आया कि मिशन फेल हो गया है। अब वेस्टन को खुद ही कुछ करना था। वो मजबूर था और इस रईसजादे को बचाने के लिए उसने अपनी एलिट टीम बुला ली। इसमें डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 के कमांडो थे। उसने उन्हें बी कीपर प्रोग्राम के बारे में बताया। ये एक बेहद खुफिया प्रोग्राम था। पुराने लोग मानते थे कि देश एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसके सिस्टम को बचाने के लिए बी कीपर्स का गठन किया गया था। ये संगठन CIA और FBI से भी ऊपर है। इनका काम है सिस्टम के संतुलन को बनाए रखना। बी कीपर के पास असीमित पावर होती है और वो अपने हिसाब से कोई भी फैसला ले सकता है। लेक भी एक रिटायर्ड बी कीपर है जो अब वापस एक्टिव हो गया है और कहर बरपा रहा है। वेस्टन की इस टीम का सिर्फ एक ही मकसद था, बी कीपर को खत्म करना। उधर लेक अपनी गाड़ी लेकर एक खुफिया गोदाम पर पहुंचा। उसने उस लड़की की कटी हुई उंगली निकाली और स्कैनर पर लगा दी। दरवाजा खुल गया। ये बी कीपर्स का एक सीक्रेट ठिकाना था। उसने सिस्टम लॉगिन किया और मैनेजर के फोन से मैन हेडक्वार्टर का पता लगा लिया। उसने गोदाम से जरूरी हथियार उठाए और सीधे बोस्टन के लिए निकल पड़ा। बोस्टन का वो स्कैम सेंटर ड्रेक के लिए सोने की चिड़िया था। ड्रेक की माँ की वजह से वहाँ पूरी आर्मी तैनात थी। स्पेशल फोर्स के जवान बिल्डिंग को घेरे हुए थे। उनका काम बिल्डिंग की सुरक्षा करना था, जबकि अंदर वेस्टन की एलिट टीम मोर्चा संभाले हुए थी। सबका बस एक ही शिकार था, बी कीपर लेक। जवान बिल्डिंग का नक्शा देख रहे थे। तभी एक टोपी लगाए आदमी बीच में आ गया और बोला, क्या आप थोड़ी मदद करेंगे? शुक्रिया, मुझे लगता है किसी ने डिलीवरी वाले पर नजर रखी है। माफ करना, मैं तो बस अपने दोस्तों को थोड़ा आराम देना चाहता था। साइलेंस। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, लेक ने हमला कर दिया। वो अकेले ही पूरी टीम पर भारी पड़ा। पलक झपकते ही उसने सबको ढेर कर दिया। उसने एक जवान को ढाल बनाया और बिल्डिंग में घुस गया। अंदर वेस्टन की टीम लॉबी में पहुंच चुकी थी। उनका लीडर चाहता था कि वहाँ काम कर रहे लोग बाहर चले जाएं, पर मैनेजर ने मना कर दिया क्योंकि धंधा जोरों पर था। तभी ड्रेक का फोन आया कि सैनिकों को हटाओ, काम नहीं रुकना चाहिए। कैप्टन ने मन ही मन उसे गाली दी, मगर हुक्म मानना पड़ा। वो अपनी टीम लेकर वहाँ से हट गया। मैनेजर ने खुश होकर तालियां बजाई। सब सैनिकों के जाने से खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लेक उनके बीच ही कहीं छिपा है। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसे उठाकर पटक दिया गया। क्या वो अपना काम शुरू करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नामुमकिन है। जो भी हिले गोली मार दो, कोई इनाम नहीं मिलेगा। 2 हफ्ते की छुट्टी भी नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम पागल हो? ये बदमाश इन 30 से 40 हजार लोगों के बीच छुपे हैं बिना किसी वजह के। यहाँ गोलीबारी नहीं होगी, इसलिए कोई फायर नहीं करेगा। ये सही वक्त नहीं है। मासूमों को बीच में मत लाओ। ये गुंडे मासूम नहीं है। अगर हम दोनों दूरी बनाए रखे तो शायद वो घायल हो जाए। पहले इन बदमाशों को अंदर लाते हैं।
सील कमांडो ने अपनी राइफल उठाई और क्ले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। क्ले फिसलकर गोली से बचा और हॉल से भाग निकला। दर्जनों लोग उसका पीछा कर रहे थे। क्ले कोने में छुप गया। जैसे ही कैप्टन पास आया, उसने तार से उसकी बंदूक खींच ली और उसके साथी को ढेर कर दिया। क्ले ने कैप्टन की बंदूक छीन ली। कैप्टन ने चाकू निकालकर क्ले पर हमला किया। क्ले ने आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और चाकू का वार रोककर उसे गिरा दिया। तभी और भी कमांडो बिल्डिंग में घुस गए। क्ले पूरी तरह तैयार था। उसने छुपा हुआ जाल बिछा रखा था। कमांडो ने लिफ्ट तक उसका पीछा किया और लिफ्ट पर गोलियों की बारिश कर दी। दरवाजे को छलनी कर दिया, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हुई तो क्ले की बारी थी। वाह! क्ले वापस कैंप सेंटर पहुंचा। उसने मैनेजर को पकड़ा और स्टेपलर से डराकर पूछताछ की। मैनेजर ने डेरेक की जानकारी दे दी। डेरेक की फोटो देखकर वो हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि बॉस इतना बड़ा आदमी होगा। अमेरिका का हर इंसान डेरेक को जानता है, क्योंकि उसकी माँ अमेरिका की राष्ट्रपति है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कभी कभी जब मगरमच्छ अपना संतुलन खो दे तो रानी को हटाना पड़ता है। वेस्टर्न की स्पेशल टीम भी बेकार साबित हुई। डेरेक अपनी माँ के बीच हाउस में छुप गया। ये उसकी आखिरी जगह थी। वहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी थी। अंदर बाहर कमांडो तैनात थे। वेरोना वहाँ की सिक्योरिटी देख रही थी। वेस्टर्न भी वहाँ आ गया। उसने भाड़े के सैनिकों की टीम बुलाई। उनका लीडर वो मूंछ वाला था जिसने एक बीकीपर को मारा था, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक हेलीकॉप्टर वहाँ उतरा। मैडम प्रेसिडेंट आ गई थी। वो अपने बिगड़ेल बेटे को देखने आई थी। बेटा चाहे कितनी भी मुसीबत खड़ी करे, माँ के लिए वो प्यारा ही रहता है। वो प्रेसिडेंट इसलिए बनी थी क्योंकि बेटे ने चोरी के पैसों से इलेक्शन फंड किया था। माँ बेटे की सेटिंग पक्की थी, लेकिन अब उनके बुरे दिन आने वाले थे। घर के बाहर बॉडीगार्ड्स की फौज थी। बीकीपर से बचने के लिए उन्होंने गटर के ढक्कन भी बंद करवा दिए, पर क्ले ने वही रास्ता चुना जो ढक्कन बंद नहीं था। वहाँ से वो बाहर निकला और एक ट्रक के नीचे छुप गया। बॉडीगार्ड ने जब ट्रक चेक किया तो क्ले ने उसे वही मार दिया और उसके कपड़े और टोपी पहन ली। इस तरह क्ले प्रेसिडेंट के घर में घुस गया। उसने कोने में सूट पहना और बिंदास पार्टी में पहुंच गया। मूंछ वाले ने भीड़ में उस गंजे को पहचान लिया और शोर मचा दिया। उसने क्ले को घुटने पर बैठने को कहा ताकि उसे गोली मार सके। वेरोना ने उसे रोकना चाहा कि क्ले को पुलिस के हवाले करना चाहिए। यहाँ गोली मारना सही नहीं। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? मैंने उसे मार दिया है। मूंछ वाला किसी की नहीं सुन रहा था। उसे वेस्टर्न का आर्डर था कि तुरंत गोली मार दो। अफसोस वो ज्यादा बोलने के चक्कर में मारा गया। पलक झपकते ही बाजी पलट गई। क्ले फिर से बच निकला। इधर डेरेक और उसकी माँ कमरे में छुपे थे। प्रेसिडेंट को पता चला कि बेटे ने बहुत बड़ा कांड किया है। बाहर का शोर सुनकर वो घबरा गई। क्ले घर के अंदर घुस आया और सबको मारता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में आने वाले हर गार्ड को धूल चटा दी। भीड़ में अपने शिकार को ढूंढ लिया। हमला तेज था पर मासूमों को चोट नहीं पहुंचाई। आखिरकार वो डेरेक के कमरे के पास पहुंचा। अंधेरे से वो मूंछ वाला फिर निकला। वो मरा नहीं था। चोट लगने से वो और भी खतरनाक हो गया था। उसने क्ले को किसी खिलौने की तरह पटक दिया। हर पटक के साथ हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। क्ले ने मौका देखकर कांच का टुकड़ा उठाया और उसके गले के पास घूम दिया, पर दुश्मन बस थोड़ा हिल गया। दर्द ने उसे और भी गुस्सैल बना दिया था। बीकीपर को मारने वाला वो इकलौता आदमी था। वो आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। क्ले को अपने जैसा ही एक जानलेवा दुश्मन मिल गया था। दोनों खून खराबे के माहिर थे। मुकाबला बराबर का था, पर अगले ही पल क्ले मुश्किल में पड़ गया। दुश्मन का चाकू क्ले के पेट में घुस गया। पहले ठंडक महसूस हुई, फिर तेज दर्द। क्ले ने दर्द बर्दाश्त किया और उसे रोकने की कोशिश की। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, पर दुश्मन की पकड़ लोहे जैसी थी। वो फंस चुका था। अचानक उसने लात मारकर मूंछ वाले का घुटना तोड़ दिया। यही मौका था। क्ले ने उसके हाथ पर जोर से वार किया। अब क्ले हर वार उसकी नसों और जोड़ पर करने लगा जहाँ चोट सबसे ज्यादा लगती है। कोई दिखावा नहीं, बस सीधा मौत का खेल। मूंछ वाले ने बचने की कोशिश की, पर टूटी टांग ने साथ छोड़ दिया। वो पहला वार रोक पाया, पर दूसरा नहीं। क्ले रुकने वाला नहीं था। तीसरी बार में दुश्मन ढेर होने लगा। क्ले ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा। जख्मी क्ले आखिरी दरवाजे पर पहुंचा। वहाँ खड़े वेस्टर्न ने उसे रोकना चाहा। कहा कि अब रुक जाओ, तुम रिटायर हो चुके हो। पर क्ले ने कहा ये निजी दुश्मनी है। वो उस बूढ़ी औरत का बदला लेगा जिसे इन्होंने ठगा था।